नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम संसद में आज का दिन बेहद खास है क्योंकि संसद के बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। ये सत्र न केवल सरकार की आर्थिक नीतियों और योजनाओं को दिशा देने वाला है, बल्कि पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हैं। आज की शुरुआत होगी राष्ट्रपति के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण से, जिसमें सरकार के आगामी एजेंडे, प्राथमिकताओं और विकास की योजनाओं का पूरा खाका प्रस्तुत किया जाएगा। यह अभिभाषण संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत अनिवार्य है और सरकार की नीति निर्धारण प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। इसके साथ ही आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025 भी पेश करेंगी, जो आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के बजट का मार्गदर्शक दस्तावेज साबित होगा। ये सर्वेक्षण देश की आर्थिक स्थिति की गहराई से समीक्षा करेगा और आने वाले वर्ष के लिए सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं को स्पष्ट करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। संसद में आज क्या है अहम खास एजेंडा। तो आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। संसद के दोनों सभाओं की एक साथ संयुक्त बैठक होगी, जिसे राष्ट्रपति संबोधित करेंगी और इसके आधे घंटे के बाद संसद के दोनों सदनों के जो कार्य हैं वो शुरू होंगे। तो आइए जानते हैं कि दोनों सदनों में आज का एजेंडा क्या है, सूचीबद्ध कार्य क्या है। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं लोकसभा की कार्यसूची पर। लोकसभा में सबसे पहले महासचिव राष्ट्रपति के आज के अभिभाषण की एक प्रति सभा के पटल पर रखेंगे। इसके बाद दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, जिनमें शामिल हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, 17वीं लोकसभा के सदस्य के हेमब्रम, 13वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य हसन खान, 11वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं लोकसभा के सदस्य डॉक्टर मंदा जगन्नाथ, 16वीं लोकसभा के सदस्य PR सुंदरम, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जेम्स एल कार्टर जूनियर और इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 सांख्यिकीय परिशिष्ट की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा के पटल पर रखेंगी। और लोकसभा के बाद आइए डालते हैं नजर कि राज्यसभा में आज की कार्यसूची में क्या विषय हैं। राज्यसभा में भी सबसे पहले महासचिव राष्ट्रपति के आज के अभिभाषण की एक प्रति सभा के पटल पर रखेंगे। और आज 2 सदस्यों का जन्मदिन है। गोवा से सांसद सदानंद महालुशेट तानवड़े को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल से सांसद साकेत गोखले को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं राज्यसभा में आज दी जाएंगी। दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, जिनमें शामिल हैं पूर्व राज्यसभा सदस्य और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व सदस्य ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व सदस्य हरवेंद्र सिंह हंसपाल, पूर्व सदस्य श्याम बेनेगल, पूर्व सदस्य प्रीतीश नंदी और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जेम्स एल कार्टर जूनियर। इसके साथ ही महासचिव राज्यसभा के 266वें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं के द्वारा पारित किए गए और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्रदान किए गए विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण सभा के पटल पर रखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सांख्यिकीय परिशिष्ट सहित आर्थिक समीक्षा 2024-25 की एक प्रति सभा के पटल पर रखेंगी। तो बेहद खास आज का दिन, क्योंकि आज संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। आज के पूरे घटनाक्रम की बात करें तो सुबह करीब 10:35 पर राष्ट्रपति भवन से उनका कारवा जो है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कारवा निकलेगा। करीब 10:50 पर राष्ट्रपति संसद भवन पहुंचेंगी। जो प्रक्रिया होती है इस दौरान वो अपनाई जाएगी। जिस तरीके से राष्ट्रपति का आगमन होता है, उनके अंगरक्षक और बग्गी में जिस तरीके से वो बैठ के आती हैं, एक शाही परंपरा जिसका पालन पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है, जो देश की सांस्कृतिक भव्यता का भी एक अभिन्न हिस्सा है।
और लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है उसका भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसका पालन करते हुए सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन में दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। अपने आप में ये संबोधन बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो हैं वो देश के मुखिया होते हैं और उनका ये संबोधन बजट सत्र के पहले हर बार ये प्रक्रिया अपनाई जाती है और ये देश के विकास का खाका, उसकी दशा और दिशा को तय करने के लिए इस संबोधन पर सबकी निगाहें टिकी होती हैं, जो सरकार का एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी बातों को रखा जाता है। और इससे पहले आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 10:15 बजे बजट सत्र के पहले दिन यानी कि आज संसद भवन के हंस द्वार पर मीडिया को संबोधित करेंगे। अमूमन ये प्रक्रिया भी हर बार अपनाई जाती है। बजट सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री अपने संबोधन में ये बात भी रखते हैं कि सत्र के दौरान जो सभी पार्टियां हैं वो अपना सहयोग प्रदान करें ताकि सत्र का जो संचालन है वो सुचारू रूप से हो सके। सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर ही सत्र का संचालन करते हैं। ऐसे में सहयोग की अपेक्षा करते हुए प्रधानमंत्री मीडिया को संबोधित करेंगे और अपना संदेश इस माध्यम से देंगे। तो आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से, और जैसा कि हमने बताया कि शुरुआत सुबह 10:35 से हो जाएगी, जब राष्ट्रपति भवन से उनका कारवां निकलेगा और 10:50 पर राष्ट्रपति जो है वो संसद भवन पहुंचेंगी और सुबह 11 बजे राष्ट्रपति संसद भवन में अभिभाषण देंगी दोनों सदनों को संयुक्त रूप से। नई संसद भवन में जैसा कि हमें पता है कि लोकसभा में ही जो संयुक्त अधिवेशन होगा उसकी जो व्यवस्था है वो की गई है। लोकसभा में उनका ये होगा जहां पर दोनों सदनों के सदस्य बैठेंगे और राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। और 10:15 का जो वक्त है वो निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री हंस द्वार पर मीडिया को संबोधित कर सकते हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के संयुक्त अधिवेशन से होगी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस संयुक्त अधिवेशन का महत्व क्या है, इसके पीछे कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं और इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं? आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। संयुक्त अधिवेशन का जो अर्थ है वो ये है कि लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ मिलकर बैठना। भारत के संविधान में संयुक्त अधिवेशन की 2 प्रमुख स्थितियों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का अभिभाषण आर्टिकल 87 और इसके अलावा लेजिस्लेटिव जो डेडलॉक होता है उसके समाधान के लिए आर्टिकल 108 के तहत ये बैठक होती है। और बजट सत्र के दौरान संयुक्त अधिवेशन की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है क्योंकि हर बजट सत्र के पूर्व बजट सत्र की शुरुआत में पहले दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, जिसमें वे सरकार की उपलब्धियों, आगामी योजनाओं का खाका संसद के समक्ष रखते हैं। संवैधानिक प्रावधान और प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 86 और 87 में राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। ये जो तस्वीरें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये जो फुटेज हैं ये पुराने हैं, यानी कि पिछले वर्षों के हैं, लेकिन यही तरीका इस साल भी अपनाया जाएगा। जब राष्ट्रपति भवन से निकलेंगी और पूरे सम्मान के साथ वो यहां से रवाना होंगी, संसद भवन की तरफ प्रस्थान करेंगी और उनके साथ जो उनके अंगरक्षक होते हैं, जो विशेष तौर पर आप देख सकते हैं कि भारत की विविधता और सांस्कृतिक भव्यता को भी दर्शाते हैं। जिस तरीके से घोड़े पर सवार ये अंगरक्षक राष्ट्रपति के साथ कदमताल करते हुए बढ़ते हैं और हर बार राष्ट्रपति का आगमन इसी तरीके से होता है और इस बार भी राष्ट्रपति संसद भवन में पहुंचेंगी अपने संबोधन के लिए। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो आर्टिकल्स हैं जिसमें इन चीजों का उल्लेख किया गया है, कितना महत्वपूर्ण होता है ये संयुक्त अधिवेशन और खास करके राष्ट्रपति का अभिभाषण। अनुच्छेद 86 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति किसी भी समय संसद के किसी भी सदन को संबोधित कर सकते हैं। अनुच्छेद 87 में
प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र और हर नई लोकसभा के गठन के बाद राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति का ये संबोधन न केवल औपचारिक प्रक्रिया है, बल्कि ये सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं को प्रस्तुत करने का एक अवसर देता है और इसके साथ ही सरकारी एजेंडे का खुलासा होता है। सरकार की आगामी नीतियों को लेकर विस्तार से इस पर बातचीत की जाती है, ताकि देश को और जनता को, विपक्ष को ये समझने का मौका भी मिलता है कि सरकार ने अब तक क्या किया है और सरकार के आगे के एजेंडे में क्या है। इसके साथ ही सरकार की आगामी योजनाओं, उनके विकास परियोजनाओं और नीतिगत प्राथमिकताओं का उल्लेख होता है। राष्ट्र और संसद को इसके तहत दिशा मिलती है, यानी कि जो अभिभाषण है वो एक दिशा देने का भी काम करता है। अभिभाषण सांसदों को चर्चा के लिए एक आधार प्रदान करता है, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात इस पर बाद में चर्चा होती है, जिसमें सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं और ये चर्चा का जो आधार होता है अभिभाषण प्रदान करता है और इसके बाद ही संसदीय कार्यों की शुरुआत होती है। जब तक राष्ट्रपति का अभिभाषण समाप्त नहीं हो जाता, संसद में कोई दूसरा काम नहीं होता है। और आपको बताएं, कानूनी तौर पर भी अदालत इस बात को कह चुकी है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बिना अगर संसद की शुरुआत हो रही है तो उसे सही नहीं माना जाएगा। ये एक औपचारिक शुरुआत भी है, संवैधानिक प्रावधान है, संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है और इसके तहत ही आप शुरुआत मानते हैं संसद की विधिवत कार्यवाही के शुरू होने की। और आपको बता दें कि अभिभाषण की जो प्रतियां हैं वो सांसदों को पहले से अभिभाषण की प्रतियां दी जाती हैं, ताकि वे इसे पढ़कर अपने विचार तैयार कर सकें और जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है, यानी कि अभिभाषण के बाद जो सांसद धन्यवाद प्रस्ताव में हिस्सा लेते हैं, उसको लेकर अपनी तैयारी कर सके और सरकार की नीतियों पर अपने विचार रख सके। तो आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। बजट को लेकर लोगों की बहुत सारी उम्मीदें भी टिकी हुई हैं। आर्थिक सर्वेक्षण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, देश की अर्थव्यवस्था को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, उसे बताने के लिए, उसका पूरा जो ग्राफ है वो उसमें होता है। वो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा, जिस पर भी सभी की निगाहें टिकी होंगी। तो आज का दिन अगर हम कार्यवाही के लिहाज से बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक भी है, क्योंकि जो वित्त मंत्री हैं वो लगातार 8वीं बार जो है वो बजट कल हालांकि पेश करेंगे, लेकिन आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। संसद टीवी पर आप लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। जो भी लाइव फुटेज है वो आप तक दिखाएंगे और हर एक पल का बारीकी से विश्लेषण बजट सत्र के दौरान आप संसद टीवी के माध्यम से देख, सुन और समझ पाएंगे। अगर हम संयुक्त अधिवेशन के महत्व की बात करें, क्योंकि ज्वाइंट सेशन आज से शुरू हो रहा है। ज्वाइंट सेशन क्यों जरूरी है, राष्ट्रपति का अभिभाषण इस ज्वाइंट सेशन के मौके पर क्यों जरूरी है, ये औपचारिकता क्यों निभाई जाती है और दरअसल इसका वास्तविक प्रभाव क्या पड़ता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण को सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं का सही दर्पण माना गया है और इसमें केवल कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं होता, ये सरकार की कार्य नीतियों और आगामी दिनों में सरकार के एजेंडे को दर्शाने वाला एक दस्तावेज भी होता है, जिसे सुनकर, देखकर, समझकर न सिर्फ विपक्ष, देश की जनता भी एक अंदाजा लगाती है कि सरकार के मन में क्या है, देश को लेकर सरकार के कार्य क्या है और आगे की नीतियां किस दिशा में, किस मोड़ में और किस रूप में सामने आने वाली हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी बजट सत्र की शुरुआत। जैसा कि हमने बताया है कि ये एक औपचारिक प्रक्रिया है, संविधान में भी इसका उल्लेख है और इसी के माध्यम से बजट सत्र की शुरुआत होती है। पहले दिन, जिसका कि आज दिन है, सुबह 10:35 पर राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति भवन से निकलेंगी, उनका कारवां निकलेगा और उसके बाद वो संसद भवन परिसर में पहुंचेगा। ससम्मान जब वो संसद भवन परिसर में पहुंच जाएंगी, सभी सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य जो कि संयुक्त अधिवेशन के लिए आए हैं, उनका सम्मान करेंगे। और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो संसद भवन की ओर बढ़ते हुए, जैसा कि हमने आपको बताया कि 10:15 बजे के करीब का जो वक्त है आसपास का, वो निर्धारित किया गया है कि प्रधानमंत्री
जो हैं वो मीडिया को संबोधित करेंगे। ये पल भी बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ बजट सेशन बल्कि हर सेशन से पहले, चाहे वो शीत सत्र हो या फिर कोई और सदन का सत्र हो, प्रधानमंत्री हमेशा सत्र की शुरुआत से पहले पत्रकारों को, मीडिया को और देश को, यहां तक उसी के माध्यम से विपक्ष को भी संबोधित करते हैं कि किस तरीके से सत्र को चलाना है ताकि उत्पादकता जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, कार्यक्षमता में वृद्धि हो। एक साथ मिलकर जुटकर हम नीतियों को निर्माण को सही रूप देने के लिए काम कर सके, प्रधानमंत्री इस संबोधन के माध्यम से अपील करते हैं। तो कारवां आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री का कारवां जो है वो संसद भवन परिसर में पहुंच चुका है और कुछ ही पलों के बाद आप प्रधानमंत्री को सुनेंगे जब वो मीडिया को संबोधित करेंगे और ये अपील करेंगे कि जो बजट सत्र है वो देश की आर्थिक स्थिति की दशा और दिशा को तय करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसमें सभी के सहयोग के वो आकांक्षी हैं और जनता तो इसे देखती है, समझती है, लेकिन विपक्ष का कितना महत्वपूर्ण रोल है सत्र को चलाने के लिए, उसके लिए प्रधानमंत्री की अपील कि विपक्ष उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, सत्र को चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ ही पलों में हम प्रधानमंत्री को सुनेंगे। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए प्रधानमंत्री आ चुके हैं और हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए वहां पर उनको रिसीव करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री मौजूद हैं, किरण रिजिजू, और उनके साथ ही राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी हैं। प्रधानमंत्री बढ़ चले हैं और कुछ ही पलों में आप को उनका संबोधन जो है वो सुनने को मिलेगा। सुनिए प्रधानमंत्री को। आप सबका स्वागत है साथियों। आज बजट सत्र के प्रारंभ में मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। और ऐसे अवसर पर सदियों से हमारे यहां मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। साथियों, हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। और ये हर देशवासी के लिए सर्वाधिक गौरवपूर्ण है और विश्व के लोकतांत्रिक जगत के लिए भी भारत का ये सामर्थ्य अपनी एक विशेष स्थान बनाता है। साथियों, ये देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है
और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट, ये लगातार हमारे आर्थिक गतिविधि के रोड मैप का आधार रहा है। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर संसद को चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे। विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। हमारा युवा देश है, युवा शक्ति है और आज जो 20-25 साल की आयु के नौजवान है, जब वो 45-50 साल के होंगे तब वो विकसित भारत का सबसे बड़े बेनिफिशियरी होने वाले हैं। उम्र के उस पड़ाव पे होंगे, नीति निर्धारण की व्यवस्थाओं में उस जगह पे बैठे होंगे कि वे गर्व के साथ आजादी के बाद जो शताब्दी शुरू होगी, एक विकसित भारत के साथ
आगे बढ़ेंगे। और इसलिए ये विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति का प्रयास, ये अथाग मेहनत, आज जो हमारे टीनेजर्स हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा बनने वाली है। जो लोग 1930 में 42 में आजादी के जंग में जुट गए थे, पूरी देश की युवा पीढ़ी खप गई थी आजादी के जंग में, और उसके फल 25 साल के बाद जो पीढ़ी आई उसको नसीब हुए। उस जंग में जो नौजवान थे उनको नसीब हुए। आजादी के पूर्व के वो 25 साल आजादी के जश्न मनाने का अवसर बना। वैसे ही ये 25 वर्ष समृद्ध भारत, विकसित भारत, ये संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से शिखर तक पहुंचने का देशवासियों का इरादा। और इसलिए बजट सत्र में सभी सांसद विकसित भारत को मजबूती देने के लिए अपना योगदान देंगे। विशेष करके जो युवा सांसद है उनके लिए तो सुनहरा अवसर है, क्योंकि वो आज सदन में जितनी जागरूकता, जितनी भागीदारी बढ़ाएंगे और विकसित भारत के जो फल है वो तो उनकी नजर के सामने देखने को मिलने वाले हैं। और इसलिए युवा सांसदों के लिए एक अनमोल अवसर है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। साथियों, आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश नहीं हुई है। 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे, और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे संसद टीवी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद भवन परिसर से मीडिया को संबोधन। और जैसा कि हर बार होता है, संसद सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री इस संबोधन के माध्यम से सभी से अपील करते हैं कि सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी का सहयोग जो है वो जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरी बार उनको ये मौका दिया गया है और 3.0 का ये जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है सरकार का, उसका पहला पूर्ण बजट है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। हमारे साथ है एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेस्ट भी जुड़ गए हैं, आइए उनसे आपका परिचय करा दूं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। संसद टीवी में। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार आज बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, पहला दिन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण है, आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो आज पेश किया जाएगा संयुक्त अधिवेशन में, और इसके बाद सत्र की औपचारिक शुरुआत होगी। सबसे पहले आपका टेक में यही चाहूंगी कि बजट सत्र का
पहला दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण से इसकी शुरुआत कितना महत्वपूर्ण है, और कुछ ही देर में हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, आपसे इस सवाल का जवाब लेंगे। लेकिन तस्वीरों में देखिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का आगमन होता हुआ, उनका कारवां संसद भवन परिसर पहुंचता हुआ, और ये संसद भवन परिसर में उनका आगमन हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए लोकसभा अध्यक्ष। सर, आपसे जो मेरा प्रश्न था कि संसद सत्र की शुरुआत का पहला दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण से इसकी औपचारिक शुरुआत, इसके महत्व को आप कैसे रेखांकित करेंगे? देखिए, इसका बहुत बड़ा महत्व है और वास्तव में आपने पहले ही कहा और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह इस सत्र का यानी 2024 से 29 का ये पहला पूर्ण बजट है और ये बजट के में बड़ा ही महत्वपूर्ण देश के विकास के लिए, जो देश विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, देश विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री उस मिशन पर लगातार आगे प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए यह प्रथम बजट जो है यह देश के हित में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, खास करके गरीबों के कल्याण के लिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, गांव गली गलियारे को सजाने के लिए यह बड़ा महत्वपूर्ण बजट है। मैं इस बजट को पेश करने के पहले जो देश के हमारे राष्ट्रपति महोदय का जो अभिभाषण आज होगा, उसमें सारे उसके एक रूपरेखा एक आते हैं, सामने आता है। मैं आज यह सही कहूंगा कि देश से के वासियों को, विशेष करके मैं बिहार के महाराजगंज से आता हूं, वहां और बिहार के वासियों को मैं कहूंगा कि यह बजट से जितना बिहार को, जितना देश को लाभ होगा, उसको हम धरती तक उतारेंगे। विपक्ष कहीं कहीं ला करके उसमें कटाक्षेप और विरोध करने लगता है, यह नहीं होना चाहिए। यह बजट में पूर्ण रूपेण हम सबके सहयोग से, सबके सहयोगात्मक भाव से उस गरीब गुरबे लोगों के कल्याण के लिए जो बजट आने वाला है उसको धरती तक उतारे हम सब। यह हम सबके प्रयास आवश्यक है और यही प्रयास सार्थक होगा और यही बजट का बहुत बड़ा महत्व भी इस पहले बजट का है, जिससे देश भी बढ़ेगा, राज्य भी विकसित होंगे और देश भी विकसित होगा। यह इस बजट का इतना बड़ा महत्व आज है, इसको हम सही तरीका से, सकारात्मक तरीका से ले, सब हम उसे तरीका से लेकर के और उस भाव को अपने स्तर से उतारने का काम करें। यह मैं आप सभी माननीय सांसदों से मैं आग्रह करूंगा, विपक्ष के लोगों से भी विशेष करके आग्रह करूंगा और देशवासी इस तरीका से आज जो टकटकी निगाह से देख रहे हैं कि हमारे बजट में किस तरीका से हमारे लिए, हमारे देश के लिए जो पहले से आते आ रहा है विकास की गति, वो गति को और कितना गति मिल रहा है, इसका हमें लगता है कि देशवासियों को भी बड़ा इंतजार है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सटीक फरमाया। जो बजट है वो सिर्फ सरकार का नहीं है, देश का है और विपक्ष का भी है, हम सबका है। उसे उसी तरीके से आत्मसात करने की जरूरत है और सत्र को उसी तरीके से चलाने और सहयोग देने की जरूरत है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, आपने कहा कि आप बिहार के महाराजगंज से आते हैं, वहां से आप लोकसभा सांसद हैं। आपने इससे पहले भी अगर बजट सत्र को देखा हो, पहले किस तरीके से आप अभिभाषण जो राष्ट्रपति का होता है, जिसमें वो सरकार की नीतियों की एक रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं, और एक ज्वाइंट सेशन होता है जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई अंतर नहीं रह जाता, सभी सदस्य दोनों सदनों के एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं और सुनते हैं राष्ट्रपति को, कितना महत्वपूर्ण होता है वो पल? बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देश के विकास का एक आईना होता है और सीधे जिस तरीका से आप देखेंगे सामने रख करके, उस सीधे विकास के आईना, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के आईना, देश की प्रगति और देश कितना आगे बढ़ा है और आगे बढ़ने वाला है, उसके पूरे समावेश उससे माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में रहता है। तो उसका जितना हम महत्व कहें वह कम ही होगा। एक बहुत बड़ा महत्व है और मैं तो पिछले 3 बार से मैं सांसद हूं, 14 से ही, तो लगातार कई एक बार देश के यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अपने रूपरेखा से देश के हमारे राष्ट्रपति के माध्यम से जो उनका अभिभाषण होता है, उसके रूपरेखा जिस तरीका से प्रस्तुत होता है, जिस तरीका से पालन होता है, सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं कि यह एक प्रधानमंत्री जी ने एक स्थापित परंपरा कर दी। पहले बजट कभी न कभी आगे मार्च तक चला जाता था, लेकिन उन्होंने एक फिक्स कर दिया कि 1 फरवरी को बजट आएगा और मार्च शुरू होते वह बजट का पूर्ण रूपे न वह विकास के कार्य में लग जाएंगे। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री को बधाई करूंगा। यह फिक्स अप एक टाइम बाउंड तरीका से, पहले ऐसा कभी नहीं होता था जो देश के प्रधानमंत्री ने बजट के लिए टाइमिंग फिक्स कर दिया। आप देखने कल शनिवार है, अमूनतः माने छुट्टी का दिन है, लेकिन उन्होंने कहा कोई छुट्टी नहीं, रविवार है,
कोई छुट्टी नहीं। उन्होंने कहा कि देश के विकास के आगे कोई छुट्टी नहीं, देश आगे बढ़ेगा, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ेंगे, देश आत्मनिर्भर होगा और विश्व में अपना परचम जिस तरीका से देश लहरा रहा है उस तरीका से देश के बजट का भी उस तरीका से मूल आधार पर लाने का। जनार्दन जी, यही मजबूत इच्छा शक्ति और यही जो है डेडिकेशन चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हम मार्च से करते हैं, उससे पहले 1 फरवरी को बजट का पेश हो जाना, क्योंकि ये जो बदलाव किया गया जिसका जिक्र आपने भी किया, जरूरी इसलिए भी था कि जो योजनाएं, जो घोषणाएं बजट में की जा रही हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन समय से हो सके। और ये बहुत जरूरी था क्योंकि देश के विकास की जो रफ्तार है उसका कोई पहिया धीमा ना पड़े, उसमें एक वक्त का जो है अपना एक महत्व है। बिल्कुल, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो मोशन ऑफ थैंक्स पे चर्चा होती है जिसमें सभी सांसद जो हैं वो हिस्सा लेते हैं, किस तरीके से उसको तैयार किया जाता है, सांसद उस पर किस तरीके से अपने विचार रखते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण से उनको एक आधार मिल जाता है इस पर बातचीत करने के लिए। देखिए, जैसे राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है और उस पर उनको धन्यवाद ज्ञापन की बात, यह परंपरा है कि हम राष्ट्रपति जी ने जो हमारे दोनों सदनों को आकर के संबोधित किया तो उनको हम धन्यवाद ज्ञापित करें, और जो उन्होंने अपनी बातों को सरकार के विकास के कार्यों को आईना के तरीका से रखा है उसके प्रति हम जागरूकता से दिखाने का काम करेंगे। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि